हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई वगैरह भी ढंग से चल रही होगी। जो भी चीज़ें बताई गई हैं उनको आप फॉलो कर रहे होंगे। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि आरओ एआरओ का प्रीलिम्स जो कि 22 दिसंबर को होने वाला है, तो क्या वो 2 या उससे ज़्यादा शिफ्ट में भी हो सकता है। मेरे पास इधर 4-5 दिनों से आपने देखा होगा वीडियोज़ वगैरह में काफ़ी कॉमेंट्स आ रहे थे, काफ़ी लोग ये चीज़ पूछ रहे थे। तो आई एम वेरी श्योर कि या तो जो लेटर वायरल हो रहा है या हुआ है वो आपने देखा होगा, या फिर आपने डिफरेंट टेलीग्राम चैनल्स में इस न्यूज़ के बारे में, इस इन्फॉर्मेशन को आपने देखा होगा, या फिर आपने वीडियोज़ वगैरह देखे होंगे जो और भी बने हुए हैं इसी टॉपिक पर। तो इसीलिए आपको आई थिंक ये जो चीज़ है ये डाउट भी है और आपको इस चीज़ के बारे में कुछ चीज़ें मालूम है। देखिए, अब इसमें ये तो कोई डाउट नहीं है कि मतलब ये चीज़ हो रही है, मतलब हो रही है इन टर्म्स ऑफ कि लाइक इसके बारे में बात चल रही है और चांसेस हैं कि ये चीज़ होगी। फर्दर ये प्रोसेस में अभी है और अभी कंफर्मेशन कुछ भी नहीं आया है। तो जब तक कंफर्म नहीं हो जाता है तब तक 100% कुछ भी नहीं है, बट चांसेस इसके बहुत हैं कि अब आपका आरओ एआरओ को जब एग्ज़ाम होगा तो वो 1 दिन की बजाय 2 दिन में होगा और 2 से ज़्यादा शिफ्ट में होगा। एक चीज़ उसमें और डिफरेंस है, अभी आप क्या करते हो कि आप जीएस का पेपर 140 क्वेश्चंस का सुबह देते हो 2 घंटे में, देन उसके बाद बीच में गैप रहता है दोपहर में, देन आप 1 घंटे का पेपर देते हो हिंदी का 60 मिनट का, उसमें 60 क्वेश्चंस होते हैं। अब क्या होगा कि 2 घंटे और 1 घंटे इसको मर्ज कर दिया जाएगा। 3 घंटे का यानी कि 3 आवर्स का आपका एक पेपर होगा एक शिफ्ट में, जैसे मॉर्निंग में हो गया 3 घंटे का 9 से 12 जैसे हो गया, देन उसके बाद में दोपहर में 3 से 6 बीच में गैप रहेगा, 3 से 6 में दूसरी शिफ्ट में एग्जाम हो गया। देन हो सकता है कि जैसे देखो सीन क्या है, जिसके पीछे जो रीज़न है कराने का या करने का, इस प्रोसेस के बारे में सोचने का जो रीज़न है वो ये है। आपने देखा होगा अभी हाल में एक पॉलिसी आई थी, तो उसमें ये था सरकार की तरफ से, जब से ये पेपर लीक वीक के इतने इशू हुए कि जिस भी एग्ज़ाम में 5 लाख के ऊपर अभ्यर्थी हैं, जिसमें इतने सारे लोग आवेदन कर रहे हैं, तो उसमें फिर लोगों को मैनेज करने के लिए और ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, किसी तरीके का कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम ना आए, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे तरीके से चीज़ों को मैनेज कर पाए और एकदम कायदे से एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जा सके, शुचितापूर्वक परीक्षा संपन्न कराई जा सके, तो इस वजह से उसको शिफ्ट में बांट दिया जाएगा। जैसे आपने देखा होगा एसएससी के एग्जाम्स होते हैं, या फिर जैसे अभी यूपी पुलिस का कांस्टेबल वाला एग्जाम हुआ है, तो वो शिफ्ट में होते हैं, 2 दिन चल रहे हैं, 3 दिन चल रहे हैं। जैसे आपने रेलवे में देखा होगा और ज़्यादा दिन चलते हैं। तो इस वजह से उसमें क्या होता है, जैसे मान लो 10 लाख लोग हैं, अब ऑब्वियसली 10 लाख से ज़्यादा फॉर्म पड़े हुए हैं आरओ एआरओ में। यूपीपीएससी में 5-6 लाख के आसपास फॉर्म जनरली पड़ते हैं, देन उसमें से 3.5-4 लाख लोग पेपर दिए जाते हैं जनरली, लेकिन आरओ एआरओ में 10 लाख से ऊपर फॉर्म पड़े हुए हैं। तो कॉम्पिटिशन तो भाई है ही है। जिन लोगों ने पहले एग्जाम नहीं भी दिया था वो भी इस बार हो सकता है कि दें, मौका तो उन्हें मिल ही रहा है जिन लोगों ने फॉर्म डाल रखा था। तो अब वो जो 10 लाख के ऊपर फॉर्म है, मान लो 10 लाख लोग देने आ गए या 9 लाख भी है, तो अब उन 9 या 10 लाख लोगों को मान लो आपने 4 शिफ्ट में बांट दिया, 2.5 के उसमें बांट दिया, 2.5 लाख, ठीक है, एक शिफ्ट में, तो उसको मैनेज करना थोड़ा ईजी होगा, ऐसा इनका मानना है आयोग वगैरह का। तो इस बारे में चीज़ें चल रही हैं। तो अब इसमें जो मेन चीज़ है वो ये है कि भाई देखो, एक पेपर होता है एक शिफ्ट में, मतलब होता है कि जैसे एक शिफ्ट में हुआ जीएस का, फिर आपका दोपहर में हो गया हिंदी का पेपर, लेकिन वो कायदे में देखा जाए तो वो भले ही टाइमिंग अलग है, शिफ्ट अलग है, लेकिन वो सेट एक ही है, मतलब एक ही बार एग्जाम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि दूसरे दिन भी एग्जाम चल रहा है, 4 दिन एग्जाम चल रहा है। लेकिन जब 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा या 2 से ज़्यादा शिफ्ट में एग्जाम होगा, जैसे 2 दिन चल रहा है, 4 शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है और 3-3 घंटे वाली जो स्लॉट है वो लगेगी, तो उसमें क्या है कि मान ऐसा तो हो नहीं सकता कि सारे लेवल जो है वो पेपर का वो सेम आ जाएगा। भाई कोई पेपर थोड़ा टफ हो सकता है, कोई पेपर थोड़ा सा ईजी हो सकता है। तो अब उसमें जो ईजी और टफ वाला जो सीन होगा ना, अब मान लो आप बैठे हो, आप जिस पाली में बैठ रहे हो वो पेपर इजी था, आपका जो दोस्त जिस एग्जाम में बैठा है, जो दूसरे दिन बैठा है या शाम वाली शिफ्ट में बैठा, उसका पेपर टफ था। अब दोनों में फिर नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, ठीक है, जैसे बाकी एग्जाम्स में होता है, एसएससी वगैरह का आपने देखा होगा। तो इनमें क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन होता है। अब उसमें क्या होता है, आपके नंबर आ रहे थे 90, हो सकता है आपके नंबर हो गए 95 और आपका सिलेक्शन हो गया, कट ऑफ जो जा रही है उसमें आप आ गए। ये भी हो सकता है कि आपके 100 आ रहे थे, आपके 90 हो गए या आपके 95 हो गए, मतलब आपके कम हो गए कुछ नंबर। तो ये जो नॉर्मलाइजेशन होता है ना, अब जो संस्था कराती है इसको या जो करते हैं लोग, जो अथॉरिटी है, वो तो इसको एकदम बहुत अच्छा तरीका मानते हैं कि प्रॉपर इसकी एक प्रोसेस है, देन उसके थ्रू हम नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन नॉर्मलाइजेशन के थ्रू ये चीज़ हमेशा इंटैक्ट रहती ही रहती है। एग्जैक्ट आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये इतना था तो ये हो गया। आपने लोगों को कहते सुना होगा कि अरे यार मेरा उस एग्जाम में 1-2 नंबर से रह गया था, उसमें नॉर्मलाइज हुआ, पहले मेरे 90 आ रहे थे, कट ऑफ उसमें जा रही थी आराम से 89, और अब मेरे उसमें 4 नंबर कम हो गए, मेरा सिलेक्शन रुक गया, मेरा इतने नंबर से रह गया, मेरा आधे नंबर से रह गया। ये आपने सुना होगा, मतलब हो सकता है कि आपने बाकी के एग्जाम्स दिए हो तो आपके संग आप इस चीज़ के भुगी रहे हो, आपने ये चीज़ फेस की हो। और ऐसे ही बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके कम बन रहे थे, बट उनका नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ गए 3-4 नंबर और उन्होंने कट ऑफ क्लियर कर ली। तो ये जो चीज़ है ना, फिर ये आ जाएगी गेम के अंदर।
और आरओ के एग्जाम में पता नहीं ऐसी क्या किसकी छाया पड़ी है, क्या उसमें ऐसा एक मिस फॉर्च्यून का फैक्टर आया है कि ये एग्जाम पहले तो हो ही नहीं पा रहा था। मतलब पहले तो ये फॉर्म ही नहीं आ रहे थे इसके लिए प्रॉपर कैंपेन चला था, इतने ज़्यादा हाथ पैर जोड़े गए तब ये फॉर्म निकला। फॉर्म किसी तरह निकल गया तो उसके बाद में बड़ी मुश्किलात के बाद में एक एग्जाम की डेट डिसाइड होकर के एग्जाम हुआ। ठीक है, पहले तो ये एग्जाम अक्टूबर नवंबर दिसंबर में जाना था, फिर वो टलते 11 फरवरी को हो पाया। हुआ तो भी वो सही से नहीं हुआ, पेपर लीक हो गया। और जिस लेवल पे पेपर लीक हुआ है, जिस तरह से चीज़ें हुई हैं, उसको भूलना मत कि किस तरह से चीज़ें हुई थी। उसके बाद में आपने देखा तो अब वो यूबी पीसेस के बाद चला गया, 22 दिसंबर को ऑब्वियसली एग्जाम चला गया। अब उसके बाद में ये नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर आ रहा है। तो इसमें आप बताओ कि आप अगर ये नॉर्मलाइजेशन कर दिया जाए और शिफ्टों में एग्जाम लिया जाए तो आपको क्या लगता है, आपके लिए कितना कंफर्टेबल होगा और आप इसको किस तरह से देखते हो? क्योंकि ये ज़रूरी है कि जिस बच्चे को एग्जाम देना है, जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने फॉर्म फिल कर रखा है, जो एग्जाम देने जा रहे हैं, उनका क्या मानना है, वो क्या सोचते हैं, तभी उसके बारे में ये बात चलेगी। ये बात फिर आएगी कि आपको आयोग को मेल करना चाहिए या आपको किस तरह से चीज़ों को देखना चाहिए, कि आप इसमें सहमति रखते हो कि नहीं रखते हो। अगर आप सहमत हो तब कोई इशू ही नहीं है, क्योंकि मान लो संस्था ये करा देती है, मान लो आयोग ये चीज़ पर फाइनली डिसीजन लेता है और ये चीज़ कंफर्म कर देता है, या ऑलमोस्ट मान लो कि 99% मान लो चांसेस हैं कि वो करेंगे ही करेंगे, तो आपके ऊपर बात आ जाती है फिर, क्योंकि जो फायदा या नुकसान होगा वो आपको होगा। ठीक है, तो आप बताओ कि आपको क्या लगता है। अच्छा, बाकी एग्जाम्स में होता आया है तो जो करा रहा है वो तो ये बड़े आराम से कह सकता है कि भाई बाकी जगह भी तो होता है ना, तो जैसे वहाँ होता है वैसे हम इसको यहाँ इंप्लीमेंट कर देंगे, हमको एग्जीक्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको क्योंकि एग्जाम देना है तो आप बताओ कि आपके लिए ये किस तरह से सही है या गलत है। दूसरी चीज़ एक और है, अभी क्या होता है कि आप 140 क्वेश्चन का 2 घंटे का पेपर देते हो सुबह, दोपहर में मतलब गैप के बाद में 1 घंटे का आप देते हो हिंदी का पेपर 60 क्वेश्चंस का। अब जब 3 घंटे की स्लॉट लगेगी तो 140 + 60 ये मर्ज हो जाएगा, तो आप 3 घंटे एक बार में बैठ करके पेपर दोगे। दोपहर वाले दोपहर में 3 घंटे बैठ करके पेपर देंगे। तो अभी जो आपकी तैयारी चल रही है, जिसमें आप इस तरह से प्लान करते हो कुछ चीज़ें कि हम सुबह के टाइम में जीएस का पेपर देंगे, पहले उसमें अच्छे से अपना स्कोर कर लेंगे, देन उसके बाद में दिन में 1-2 घंटे का जो गैप हमें रहेगा पढ़ने के लिए, उसमें हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, नोट्स हमने हिंदी के बना लिए एंड हम रिवाइज करके जाएंगे, हिंदी में फिर 60 नंबर अच्छे से करेंगे। तो आप अपनी स्ट्रेटजी भी उसी तरह से मेंटेन करते हो, अपनी तैयारी भी उसी तरह से अलाइन करते हो। बट अगर 3 घंटे पेपर होगा तो फिर हिंदी के लिए रिवाइज करने का कुछ टाइम नहीं मिलेगा। ये नहीं कि आप सोच रहे हो कि लाइक मैं पाइनएप्पल जूस पी लूंगा या फिर मैं एप्पल 1-2 खा लूंगी, देन उसके बाद में मैं आराम से, आपको 3 घंटे एकदम से बैठ के पेपर देना होगा। हिंदी रिवाइज करने का कोई टाइम नहीं, खाने पीने का कोई टाइम नहीं, कोई आपको ब्रेक वगैरह नहीं मिल रहा है। तो अभी तक जो आप प्रैक्टिस कर रहे थे उसको भी आपको देखना पड़ेगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ऐसा नहीं है कि एग्जाम के 4 दिन पहले आप ये अपना माइंडसेट बनाते हो, अपना चेंज करते हो, शिफ्ट लाते हो उसमें कि हमको अब 2 एग्जाम अलग अलग देने की बजाय हम एक ही बार में 3 घंटे एग्जाम देंगे, आप सोचोगे जाओगे और बस दे आओगे और चीज़ें हो जाएंगी। नहीं, ये आपको देखना पड़ेगा। तो इसलिए ये जो, अच्छा मुझसे अगर आप पूछो ऑन अ पर्सनल नोट, अगर आप मेरी राय या मेरी रिकमेंडेशन, मुझे नहीं लगता कि नॉर्मलाइजेशन करना चाहिए था। अगर आपको मैनेज करना है, लाइक अगर ये वाली बात है कि लाइक 10 लाख लोग हैं एग्जाम के और इतनी भीड़ है, इतने लोग हैं, इतने कैंडिडेट्स हैं, हमें उनको मैनेज करने में प्रॉब्लम आ रही है, पेपर लीक जैसे इशूज़ ना हो और कोई किसी तरीके की कोई मिस हैपनिंग ना हो, तो उसको रोकने के लिए जो भी ऐसे, देखो पहले क्या होता था, प्राइवेट स्कूल्स वगैरह दूर दराज के कुछ भी हैं वो बना दिए गए। अब उनमें क्या सेटिंग बहुत ईजिली हो जाती थी, चीज़ें गड़बड़ कर जाती थी। अब क्या है कि वो जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनको बनाएंगे जहाँ पर एक अथॉरिटी है, जहाँ पर जो व्यक्ति अपॉइंटेड हैं, जो लोग संभाल रहे हैं चीज़ें, उनको एक डर है, तो उस वजह से फिर अब वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा करने की बात की जा रही है। अब वो चीज़ इतनी है नहीं, तो उस वजह से फिर ये हो रहा है कि हम 4 शिफ्ट में एग्जाम करा लेंगे, तो ऑब्वियसली मैन पावर थोड़ा सा ज़्यादा लगेगी, बट ज़्यादा शिफ्ट में एग्जाम होगा तो चीज़ें हैंडल हो जाएंगी, जैसे बाकी एग्जाम्स में होता है। बट इसमें एक चीज़ ये और है कि यार ऐसा नहीं है कि कराने वाला अगर चाहे तो वो करा नहीं सकता। भाई इतने सारे इंजीनियरिंग कॉलेज है, इतने सारे मैनेजमेंट के कॉलेजेस हैं, आपने बैंक एग्जाम तो कभी दिए होंगे ना, उसमें वो फीस ज़्यादा लेते हैं। ठीक है, जो फी रहती है वहाँ की वो ज़्यादा रहती है, 1000 रुपये ले रहे हैं, 1200 रुपये ले रहे हैं, 800 ले रहे हैं, 600 तो मतलब नॉर्मल जो क्लर्कल एग्जाम होते थे, जब मैंने कभी पहले दिए हैं पीओ और क्लर्कल वगैरह के, उस टाइम पे 600 हुआ करता था। आई एम नॉट वेरी श्योर कि इस टाइम पे क्या चल रहा है क्या नहीं है, बट वहाँ पर जब आप जाओगे तो प्रॉपर एसी रहता था, मेंटेनेंस रहता था, साफ सफाई रहती थी, वॉशरूम वगैरह रहते थे जेंट्स एंड लेडीज़ के अलग से, जो पीने वीने का पानी है इसकी कोई इशू नहीं होता था। जस्ट इनकेस आपको कोई और प्रॉब्लम भी होती है तो वहाँ पर जो इन्विजिलेटर वगैरह है वो आपकी हेल्प करते थे, और बैग वगैरह की इन सब का कुछ इशू नहीं होता था। तो वहाँ पर वो फीस ज़्यादा ले रहे थे, बट वो वर्दी था, क्योंकि वहाँ पर वो चीज़ें मैनेज हो जा रही थी। आप भले ही 125 की जगह 150 रुपये ले लो, या 175 ले लो, या 200 रुपये ले लो, या मैं कह रहा हूँ 300 रुपये भी ले लोगे ना तो बच्चे दे देंगे। यहाँ बच्चा 5-5, 6-6, 8-8 हज़ार रुपये के मटीरियल खरीद लेता है, किताबें खरीद लेता है, कोर्स खरीद लेता है, दुनिया भर की चीज़ें खरीद लेता है। 200 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये अगर आप फीस ले लोगे ना, बट आप उनको अच्छा पीने का पानी दोगे, उनको आप ढंग की जगह पर शहर के आसपास 4-5-6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर के एरिया में उनको आप उनका सेंटर दोगे, किसी तरीके का कोई और इशू नहीं होगा। किसी की अगर जस्ट इनके तबियत खराब हो जाती है तो उसके लिए 1-2 लोग प्रॉपर मतलब उनको कुछ हेल्प हो पाएगी, और ऐसा नहीं होगा कि पंखे नहीं चल रहे हैं, एसी नहीं चल रहा है, बेसिक जो एमिनिटीज़ हैं वो बच्चे को मिल रही हैं। तो कोई भी बच्चा, मुझे नहीं लगता कि उसको 125 रुपये की जगह 400 रुपये देने में कोई प्रॉब्लम होगी। अब
फॉर्म भरा जा चुका है, ऑब्वियसली बात है, तो अब दोबारा तो ओपन होगा नहीं, लेकिन आगे से इस प्रोसेस को किया जा सकता है। और अगर आप किसी ढंग के इंजीनियरिंग कॉलेज में या मैनेजमेंट के कॉलेजेस में अगर आप एग्जाम कराते हो, यूनिवर्सिटी वगैरह में भी जैसे अगर आप एग्जाम करा लेते हो, तो वहाँ पर चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। आपने देखा होगा बहुत से ऐसे एग्जाम है जिसमें बड़े बड़े जहाँ पर हॉल्स की जरूरत होती है, तो एग्जाम वहाँ पर नहीं होते हैं। क्या रेलवे में आप देखो इतने बच्चे एग्जाम देते हैं, इतनी भीड़ होती है, तो वहाँ पर कैसे मैनेज होता है? शिफ्ट में एग्जाम चलता है, लेकिन उसके बाद भी वहाँ की जो एक शिफ्ट के बच्चे भी है ना, वो यहाँ की शिफ्ट से ज़्यादा होते हैं। तो जब मैनेज करना होता है तो चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर बहुत ज़्यादा एक बढ़िया चीज़ है कैंडिडेट्स के लिए। आप कराने वाला करेगा तो फिर उसमें इंसान कुछ कर नहीं सकता। वही बात है कि फिर कैंडिडेट्स उस चीज़ को लेकर के बोलें, एकजुट हों और अपनी बात को सामने रखें, अपना एक प्रॉपर रीज़न दें, क्योंकि ठीक है दिस इज़ द रीज़न, ये रीज़न है और ये सारी चीज़ें हैं, हम इसमें कंफर्टेबल नहीं हैं, हम इसमें एग्री नहीं करते हैं, फिर उसमें चीज़ें हों। तो ये चीज़ है। अच्छा, इसमें बहुत ध्यान से देखने वाली बात है कि जो अभी तक चीज़ें रही हैं, जैसे आपने PCSJ के केस में देखा होगा, आपने देखा होगा कि हर साल UPPCS के एग्जाम में या RO में भी कई बार 1, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन गलत रहते ही है। अब या तो उनके आंसर बदले जा रहे हैं, या कौन सा क्वेश्चन बदला गया, नहीं बदला गया, मॉडिफाइड आंसर की आती नहीं है। एग्जाम हुआ 4, 5, 6 दिन बाद या 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको आंसर की देखने को मिल जाती है। अब उसमें आप ऑब्वियसली आपने जो आंसर लगाए हैं, जो आंसर सही है, आपने ऑथेंटिक सोर्सेज से पढ़े हैं, वो उसमें डिफरेंस होता है जो आयोग की आंसर की होती है। बट मॉडिफाइड आंसर की नहीं आती है, सीधे प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है। तो आपको नहीं पता ना भाई कि आपने जो आंसर लगाया था या जो भी जिसमें डिस्प्यूट था, जिसमें आयोग ने दूसरा आंसर दिया है, तो उसमें आयोग ने उसमें क्या आंसर माना है, उसमें उन्होंने आंसर को डिलीट किया, क्वेश्चन को डिलीट किया है, या फिर उन्होंने उसका आंसर रिप्लेस किया है, जो आपने जो जिस पर आपत्ति भेजी है, जो आपने ऑब्जेक्शन किया है, वो उन्होंने माना है। यू नेवर नो, आपको कुछ नहीं पता। इस तरीके की चीज़ें हैं और एक एक नंबर से फाइट होती है भाई। एक नंबर से कोई अंदर हो रहा है, बाहर हो रहा है। हज़ारों सैकड़ों लोग आपने देखे होंगे कि भाई आधा आधा एक नंबर से वो फेल हो रहे हैं। तो जहाँ पर ऐसी चीज़ें हो, जहाँ पर पेपर लीक हो रहा हो इतने बड़े लेवल पे, तो वहाँ पर ये आपको ध्यान देने वाली बात है कि ये चीज़ जो नॉर्मलाइजेशन की है, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। बाकी आप जैसा हो बताइए, उस अकॉर्डिंग फिर चीज़ें पता लगेंगी और फिर कंफर्म होता है तो वो भी आपको पता लग जाएगा। थैंक यू सो मच यार।